जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो पहले तो जो चैनल पे नए दोस्त आते हैं वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी आज एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब पीटीआई के चेयरमैन जो है, जो इस वक्त 3 साल की कैद भुगत रहे हैं अटक जेल में, तो उनके हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और इसकी तवक्को भी की जा रही थी कि गैर मुतवक्के तौर पर ये मेरा ख्याल है ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मैनी पीपल थॉट कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस ये जाएगा तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए रिलीफ ये लेना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके दो चार रीज़न्स। एक तो वो उनके जो हामी हैं, वकला हैं, वो ये कहते हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, कि बहुत सारे जो इसके जस्टिस के ये प्रोसीजर थे, प्रोसेस था, वो पूरा नहीं हुआ था जिस लेवल पर उनकी उनकी वहाँ पे ट्रायल हुआ है, प्रोसिक्यूशन हुई है, सज़ाएँ हुई हैं। और सबसे बड़ा जो उसमें बताया जा रहा था फला था कि जो इमरान खान साहब ने अपने गवाहान बुलाए थे, उन गवाहों को वहाँ पे तलब नहीं किया गया, जिस पे उनका ये कहना था वहाँ पे अदालत में जो दूसरे लोग थे कि बाज़ लोग इर्रेलिवेंट थे उसमें, जिनका उस केस से नहीं बनता। वट एवर, इवन देन मेरा भी ये ख्याल है कि जो भी हों, मुलज़िम को डिफेंस के लिए अपना आपको उनको उनको तसल्ली करानी चाहिए कि जो जो विटनेसेस आप लाना चाहते हैं इसमें अदालत में, अपने इसमें हक़ में, उनको लेकर आएँ। और अगर अदालत समझती है कि इर्रेलिवेंट हैं, कि उनके पास कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कहने को, डिसमिस कर दें, फेयर इनफ, लेकिन सुनना तो चाहिए। आई मतलब ये मेरा ख्याल किसी के लिए भी। और जस्टिस के हवाले से ये कहा जाता है कि जस्टिस जो है ये ना सिर्फ मतलब होना चाहिए बल्कि नज़र आना चाहिए कि जस्टिस हैज़ बीन डन। और जस्टिस इस तरह का होता है कि इंसान को खुद महसूस होता है कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है, चाहे वो ऊपर से नहीं भी लोगों को बताएगा, लेकिन अंदर हर बंदे को पता होता है कि ये काम या गलत या सही मैंने किया, और लिहाजा जो सज़ा या जज़ा मुझे मिली है मैं इसको डिज़र्व करता था। सो इसलिए जस्टिस के लिए आप अब देखें दुनिया भर में होते हैं। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को, मुझे बड़े अरसे बाद उस कंसेप्ट की समझ आई थी, वो ये थी, वो कहा जाता है कि 99 गुनाहगार लोगों को छोड़ दें लेकिन एक बेगुनाह को ना फांसी नहीं लगना चाहिए। दैट्स अ वेरी यूज़फुल और बड़ा खूबसूरत ये कंसेप्ट है इसका, जस्टिस का। उसके रीज़न जो है वो ये समझते हैं कि अगर आपने एक बेगुनाह को फांसी लगा दी तो पूरा मुआशरे का जो उस पर ईमान है ना, यकीन उठ जाएगा उसमें से, ये आपका जस्टिस सिस्टम, सोसाइटी तबाह हो जाएगी। क्योंकि लोगों को ये यकीन होता है कि रियासत, कानून, अदालतें जो हैं या इदारे जो हैं वो कभी किसी बेगुनाह को फांसी नहीं लग सकते। गुनाहगार को तो चलो लगती है, सो लगती है। सो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको 99 को उसमें गुनाहगार भी छोड़ने पड़े, छोड़ दें, उस एक बेगुनाह को फांसी ना लगें, अदरवाइज़ इसकी पूरी रियासत, स्टेट और लोगों के लिए बड़े कंसिक्वेंसेस होंगे। लोगों का ईमान उठ गया, फिर अनारकी होगी और फिर आपको रियासत या मुआशरे को कायम रखना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है मैंने पढ़ा था किसी उसमें बुक में, और तो वहाँ पे मौजूद था। एक और भी कंसेप्ट है, अब आप कहेंगे मैं कंसेप्ट बताना शुरू कर दूँ, लेकिन सम टाइम मामला अगर जस्टिस का हो तो आपको बताना भी चाहिए। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है, अगेन ब्रिटिश एक मैं उसमें देख रहा था, सीरीज़ देख रहा था, उसमें था कि बल्कि बहुत बड़ा कोर्ट भी है, आपने भी पढ़ा होगा, केस है, ट्रायल है स्लेव गर्ल्स के हवाले से, कि जस्टिस करना चाहिए चाहे आसमान क्यों ना गिर पड़े, मतलब इंसाफ करें। आसमान गिर तो आपको कहा जाएगा अगर आपने ये काम किया और आपको लगा कि ये करना ज़रूरी है बीइंग ए जज, अगर मैंने ना किया तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, और आपको डराया जाएगा अगर आपने ये काम किया जिसको आप इंसाफ समझ रहे हो, आसमान गिर पड़ेगा। द कंसेप्ट इज़, कहते हैं लेट द स्काई फॉल, फिर उसको गिरने दें, आप इंसाफ करें। सो इंसाफ के लिए बड़ा मतलब सदियों से एक बड़ा इस पर पुरानी डिबेट्स रही हैं कि इंसाफ जो है ना आपको अगले बंदे को देख कर करना चाहिए या इंसाफ को आप इंसाफ देख कर करना चाहिए। ताकतवर के लिए कुछ और इंसाफ होता है। किसी ज़माने तो बादशाहों का इंसाफ हो नहीं सकता था, किंग्स, वो एक कंसेप्ट था कि किंग्स कैन डू नो रॉन्ग, बादशाह तो गलत कर ही नहीं सकता, अवाम गलत करते, सज़ाएँ अवाम के लिए कोर्ट होते थे, सज़ाएँ होती थी, जलाद होते थे और उनके सर काटे जाते थे, फांसियाँ लगती थी। बादशाह तो वो समझते थे वो तो गलती कर ही नहीं सकता। और फिर वक्त के साथ इंसानी एवोल्यूशन हुई, दिमाग, साइंस ने तरक्की की, लोगों के शऊर ने तरक्की की, आज बादशाह सलामत हैं। इस अंदर इमरान खान साहब को देख लें, बादशाह सलामत ही थे ना, जमहूरी कह लें चलें, वो भी जेल में हैं, इंसाफ की उसमें आ गए, तराजू में तुले गए हैं, मतलब है, या उसमें तले गए हैं, यूँ समझ। पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें होती हैं। या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सज़ा याफ्ता होकर लंदन में बैठा है, वो भी इंसाफ में अपने थे, वो कहते हैं हम तले गए हैं। कोई ये तो नहीं कहता जी मेरे साथ इंसाफ हुआ। कभी आपने सुना है किसी को जेल हुई हो तो वो कहे जी, यूसुफ गिलानी साहब कहते हैं जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जरदारी साहब कहते हैं आज तक कहते हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, राजा प्रवेश साहब को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, फिर उसके बाद ये शाहिद खकान अब्बासी साहब को देख लें, फिर इमरान खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, सफदर साहब, इसहाक डर, नेम एनीवन, भुट्टो साहब को भी हमने देखा जो फांसी लग गए थे। सो वो हर बंदे का अपना एक, कोई बंदा अपने आप को गलत समझ के काम करते नहीं है, वो अपने को जस्टिफाई करता है कि मैं ठीक कहता हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर वो गलत समझे तो करे क्यों? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक इसकी जस्टिफिकेशन है। खान साहब अगर समझते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैं तोशा खाना से मुझे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और मुझे इस तरह की जो 2 नंबरियाँ बाद में सामने नहीं करनी चाहिए तो ना करते।
बट ही जस्टिफाइड कि मुझे इसका 20% दे रहा हूँ। उन्होंने ये 2 लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मुझसे पहले नवाज शरीफ साहब भी ये कर रहे थे, जरदारी साहब भी कर रहे थे, गिलानी साहब भी कर रहे थे, इससे पहले मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज़, मतलब उसमें सैकड़ों की तादाद में करोड़ों रुपए के वो तहफ़ घर ले गए थे। मैंने नहीं करना, मेरा जो उस पर स्ट्रेस रहा है। आप कहते कानून है, ये कानूनी, मैं इस कानून को नहीं मानता। रीज़न है, ये कानून वज़ीर आज़म खुद बनाते, कैबिनेट बनाती है, और ये बाई लाज वहीं रूल्स में बैठ के चेंजेस कर देते हैं। कैबिनेट डिवीजन के रूल, तोशा खाने के रूल्स खुद बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट के वजीर बनाते हैं जो बेनिफिशरी हैं। वो 20% कर दें, 10 कर दें, 50 कर दें, 100 कर दें, मुफ्त कर दें, उनकी मर्जी है। आपने तो ये कानून ये ख़त्म करने के लिए आए थे, इस तरह के जो हमारी इलीट ने बनाए हुए थे, लूट मार का लीगल तरीका इख्तियार किया। आपने कहा नहीं, मैं अभी इसमें शामिल हो जाता। सो मेरे ख्याल में खान साहब का सबसे बड़ा जो ब्लंडर है, अब बाकी चीज़ें छोड़ दें, वो वही था जब उन्होंने कहा कि वो भी उसका ग्रीड का शिकार हुए, वो भी, उनको भी सोने जवाहरात और हीरे चांदी की या सोने की चमक ने उनको भी चुंधिया दिया। मुझे शिकायत तो वो है कि आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, आपको तो इन मामले में फंसने नहीं चाहिए था। यू शुड हैव बीन अबव दीज थिंग्स। आप तो कहते थे मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर तो ये आपको हीरे जवाहरात, घड़ियाँ, सोने, ब्रेसलेट, रोलेक्स, पता नहीं बला बला क्या मिला, फिर तो आपको नहीं ले जाना चाहिए। खैर एनीवे, उनके हामी नहीं मानेंगे, माने भी ना। पीपल्स पार्टी वाले अपनी जगह, उन्होंने अपना एक गैंग ग्रुप बनाया है लोगों को, वो नहीं मानते हमारा लीडर ठीक कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब अपना एक बहुत बड़ी उनकी बात वो है, वो कहते नहीं जी वो तो गलत कर ही नहीं सकते। ठीक किया, उनका लीगल राइट था, लीगल राइट मैंने बता दिया। अवाम के लीगल राइट नहीं है कि अवाम तोहफे तहफ़ नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, लें भाई। खान साहब वाले तो कहते हैं, खान साहब जो काम करते हैं वो तो नेकी का काम है, उससे तो आप लोगों को उंगली नहीं उठानी चाहिए। क्यों कि वो नेक इंसान है, बिल्कुल होंगे जी, मान लिया। खैर ये एक अलहदा साइड पे स्टोरी चली गई। सम टाइम कहना ज़रूर दिल जलता है ये चीज़ें देख के कि यार अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया है यार। मतलब मेरे लिए, मुझे बताएं, आप में से कोई बंदा बादशाह बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, 22 करोड़ लोगों का यार, स्टिल आपकी ग्रीड नहीं जाती, एक घड़ी की नहीं जाती, एक आपकी ब्रेसलेट की, नेकलेस की, और आपकी सोने की ज्वेलरी बक्सेस हैं, वॉचेस हैं, फिर नेकलेसेस हैं, बला बला चीज़ें, क्या क्या चीज़ें बताएं। आपको कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे ये चाहिए। सो इट शोज़ कि यू आर नॉट वर्थ अ बादशाह मटीरियल। अब बादशाह बनने के काबिल नहीं था, खुदा टेस्ट करता है। कुरान पाक में भी है ये, बड़ी खूबसूरत आयत है ये कि जनाब हम आपको कभी देकर आजमाते हैं, कभी आपसे लेकर आजमाते हैं, कभी आपको खौफ ज़दा करके हम टेस्ट करते हैं, कभी आपको खुश करके करते हैं। वो जो है ना कि मतलब इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में, खुदा पहले इज़्ज़त देते हैं। मेरे जैसे हम लोग जो हैं, मतलब ये छोटे लोग जो हैं, फिर अपने लिए ज़िल्लत का बंदोबस्त करते हैं। बड़े ये कुरान पाक कोई बड़ी उसमें खूबसूरत एक खुदा का पैगाम अगर पढ़ा जाए और समझा जाए और अपने ऊपर अप्लाई किया जाए तो लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। तो इसलिए भी मतलब आप तो ये चीज़ हमें समझाते थे, रोज़ाना ये लेक्चर देते थे इन चीज़ों। खैर एनीवे, अब क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में जी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, ये बंदयाल साहब जो हैं, वो एक चीज़ तो तय है कि अपने महाज पे डटे हुए हैं। उन पर तनकीद हुई, उन पर उनकी बैशिंग हुई, उनकी फैमिली के उनकी आडियोज़ आई, उनकी फैमिली को लिंक किया गया, इंक्वायरीज़ हुई, सब कुछ हुआ, इल्ज़ामात लगे, बेंच डिवाइड हुए। तो वो अपनी जगह से नहीं हिले, वो अपनी बात पे कायम है कि मैंने पीटीआई या इमरान खान साहब हैं या अगेंस्ट उस वक्त जो पीडीएम का रजीम था, मैंने उस पर स्टैंड लेना। बेशक उनको कहते रहे बहुत सारे लोग जनाब कि आप इस पर बना लें, बड़े अहम इशूज़ थे, आप इन पर वो बनवा लें, वो क्या कहते हैं, इस पर फुल बेंच बना लें। उन्होंने कहा नो वे, नहीं बनाया। अभी महीना रहेगा, महीने से शायद कम दिन रहेगा, उन्होंने नहीं बनाया। अब उनका जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जाते जाते इमरान खान साहब को कितना बड़ा रिलीफ दे सकते हैं, स्पेशली तोशा खाना जिसमें उनको सज़ा हो चुकी है, जो उनके फ्यूचर को वो खर्च चुकी है। मतलब इस वक्त तक जब आपसे बात हो रही तो उनका फ्यूचर तो सियासत में ख़त्म हो चुका है इन सेंस। अगरचे सियासतदान जो है ना, कभी फांसियाँ दे के, जेलों में डाल के, सज़ाएँ दे के, नहरियाँ करके ख़त्म नहीं होते। एग्री, भुट्टो साहब भी नहीं ख़त्म हुए, नवाज शरीफ साहब भी ख़त्म नहीं हुए, इमरान खान साहब भी ख़त्म नहीं हुए। जब तक हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह की जब आप पूजा करते हैं ना शख्सियतों की, भुट्टो साहब की पूजा कीजिए, नवाज शरीफ साहब की कीजिए, इमरान खान साहब, हमारा पूरा ये खिता जो है ना, ये मतलब डिवोटी टाइप है, मुरीद टाइप है। ये मुरीदैन होते हैं ना, जैसे पीरों के होते हैं, तो उसी तरह के हैं कि हमारा पीर जो है ना वो गलत कर नहीं सकता। वही जो बात में पहले कहते रहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी का लुटेरा हो, पूरी दिल्ली लूट ले, वो लाहौर लूट ले, बरियाली लूट ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पसंद का लुटेरा होना चाहिए। हाँ, लुटेरा भी हो, मुझे पसंद भी ना हो, फिर तो जनाब उसको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर तो मुझे पसंद ही नहीं, फिर तो दिन रात में रोला डाले रखूँगा। बहरहाल इस केस में अब उन्होंने जो रिलीफ दिया है, उनको रिलीफ से मुराद है कि जो उन्होंने बैठ के वो केस को वो किया है, उसकी उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कोर्ट ने खुद की हैं और जजमेंट दे दिया एक तरीके से। तो मुझे याद आ गया कि उन्होंने आके कोर्ट के फैसलों में से कुछ गलतियाँ निकाली। इसी तरह का फ़ैसला जो है ना पहले भी हुआ था। एक दफ़ा अतर मनीला साहब जो हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा की और इनकी
اس میں کیپٹن صفدر صاحب کی اور دیگر کی کوئی ضمانت کا وہ کیس تھا جنہوں نے ضمانت لی تھی، تو اس پر بھی اسی طرح کا کیس جو ہے نا اس وقت جسٹس کھوسا صاحب جو تھے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک ججمنٹ لکھی تھی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت سارا یہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ تو انہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا ہے، فیصلہ تو آپ نے لکھ دیا، ضمانت میں ہوتا یہ ہے کہ ہارڈ شپ کیس ہے، کوئی بھی ایمرجنسی ہے، ایک دو لائنوں میں آپ نپٹا دیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ آپ جب 40-42 پیجز کا وہ لکھیں گے، اس جج صاحب لکھیں گے فیصلہ ضمانت کا، تو پھر تو آپ نے فیصلہ سنا دیا، پھر ٹرائل کورٹ کیا کرے گا؟ سو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے بڑی اچھی تفصیل سے ساری چیزیں لکھ دی تھی جسٹس کھوسا صاحب نے کہ اس فیصلے میں کیا کیا خراب ہے، جس سے اس کو شریف فیملی کو ریلیف ملا تھا۔ انہوں نے پھر اس پہ مریم نواز صاحبہ کی انہوں نے ضمانت کینسل نہیں کی تھی یہ کہہ کر کے خاتون ہے، تو بہرحال ابھی اسی طرح کا انہوں نے کہا ہے، یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ اسی طرح کا کہہ رہے ہے۔ سو لوور کورٹ سے جو چیزیں آ رہی ہیں تو اب وہاں پہ وہ جو جج صاحبان ہیں یا دیگر لوگ ہیں، خیر اینی وے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے بھی بڑا شدید ریئیکشن دیا ہے انہوں نے ان کو جسٹس کھوسا صاحب کے اس پہ، اور جسٹس کھوسا صاحب کا جو بینچ ہے وہی والا بینچ ہے جس پہ زیادہ تنقید ہوتے رہتے، خود ہیں ساتھ میں ان کے نقوی صاحب ہیں جن پہ بہت سارے اوپر تنقید بھی آتی رہتی، آڈیوز بھی آئی تھی پرویز علی صاحب کے حوالے سے، دباؤ تھا بہت زیادہ، ان کے فیلو ججز نے بھی کہا تھا کہ جناب کہ ان کے آڈیوز ہیں ہمارے فیلو جج کی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ان کو سائڈ پہ کرنا چاہیے، لیکن اس پر بھی وہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ڈٹ گئے تھے۔ سو اب کی دفعہ پھر انہوں نے اسی طرح کا بینچ بنایا ہے جس کا ان کا خیال ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ ایک طرح کا ان کو عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل بھی جاتا ہے، وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں، کل ہو جائیں، پرسوں سزا سسپینڈ ہو جائیں، ول ہی بی ریلیزڈ؟ اس پہ بہت سارے میرے ڈاؤٹس ہیں، کوشچن ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کی بہت ساری ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں۔ سو ایک میں وہ ہوں گے تو دوسری میں گرفتار کر کے رکھ لیا جائے گا کہ ابھی اس کی جائیں ضمانت کروائیں، پھر ان کو عدالتوں میں پیش کرنا پڑے گا۔ سو 8-10-12 ضمانتیں جو ان کی کیسز میں ہوئی تھیں جن کو کینسل کیا گیا ہے یا ان میں ان کو دوبارہ وہاں پہ پیشہ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ سو ان کو فزیکلی مینٹلی طور پر جو خان صاحب کو ڈیمیج یا ڈسمنٹل کرنے کا پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ موسٹ امپورٹنٹ جو کیس ہے وہاں سے ہو کے وہ ایف آئی اے کی اس میں آ جائیں گے، کسٹڈی میں آ جائیں گے کہ وہ سیفر کیس ہے، انہوں نے اس کو درج کر دیا ہے۔ سو خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں اس تمام کے باوجود ختم ہونے والی یا کم ہونے والی نہیں ہے، دس پروسیس ول کنٹینیو، یہ پرولانگ کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے ایک بڑا ریلیف آ جائے گا، جو سزا ہوئی تھی وہ معطل ہو سکتی ہے، یا سزا اگر بہت بڑا عدالت فیصلہ کرے تو اس کو وہ کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، جس کے خلاف یقینی طور پر حکومت جو ہے نا اگلا جا کے اپیل کرے گی اگر اس طرح کی چیزیں۔ سو یہ وقتی طور پر ایک ریلیف مل سکتا ہے خان صاحب کو، ایک ان کے حامیوں کو سپورٹ مل سکتی ہے، ایک سائیکولوجیکل ایک بوسٹ مل سکتا ہے کہ ان دیز بیڈ ٹائم جب پی ٹی اے ہیز فالن آن گراؤنڈ، ان کی پوری تتر بتر ہوگی، ان کے ٹاپ لیڈرشپ، چیئرمین جیل میں ہیں، شاہد قریشی صاحب گرفتار ہو گئے، باقی پارٹی کے لوگ جو مین ہیں گرفتار ہیں، باقی بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، بندے کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ کو وہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی سزا جو ہے نا وہ اگر اس میں کوئی معطلی آ جاتی ہے۔ اور اس وقت سپریم کورٹ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ بڑی لیٹ وہ اپنی اتھارٹی کو اسالٹ کر رہی ہے، جو ٹائم تھا اسالٹ کرنے کا وہ بہت پیچھے تھا، جب الیکشن کی ڈیٹ دی تھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے، وہاں پہ اگر وہ فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کراتے تو شاید بہت ساری چیزیں وہ ٹھیک ہو سکتی تھیں، اب نہیں ہے، کیونکہ اتھارٹی جو تھی نا میرا خیال ہے کورٹ کی بڑی حد تک کمپرومائز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ادارے جو ہے نا انہوں نے جو سپیس خالی ہوئی تھی وہ سپیس انہوں نے کیپچر کر لی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کتنا بڑا ریلیف ملتا ہے، اور اس میں سے ریلیف ان کو مسلسل ملتا رہتا ہے یا بس ایک آدھ ریلیف کے بعد پھر وہی پرانی کہانی ہوگی، وہی اٹک جیل ہوگی اور خان صاحب ہوں گے۔ لیٹس سی۔